यहां पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आया हूं। क्यों जुगल जी, इसके पहले नहीं आए थे यहां? फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बहनों भाइयों, इस मंच पर श्री अजात शत्रु सिंह जी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। और आपने देखा होगा कि जब तक वह नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतते रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी की विजय भी अब पक्की है। और मैं जानता हूं इस क्षेत्र के बारे में, मुझे बताया भी गया है। वैसे भारत सरकार का गृह मंत्री होने के नाते, क्योंकि जम्मू कश्मीर कुछ ही दिनों पहले सैलाब की तबाही से जद्दोजहद कर रहा था, और ज्यों ही यहां के सैलाब की जानकारी मुझे हासिल हुई, तुरंत मैं श्रीनगर पहुंचा और मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ क्षेत्रों का मैंने दौरा भी किया था और जम्मू भी आया और वह यहां की भी स्थिति का जायजा लिया था। और आपको याद होगा कि तुरंत यहां से वापस होने के बाद शाम को जब मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि जम्मू कश्मीर की इस सैलाब की तबाही से हालत काफी बिगड़ चुकी है, तुरंत कुछ किया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने चटपट फैसला किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी, मैं कल ही जाना चाहूंगा, और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाकर उन्होंने आदेश दिया कि कल ही हमारे जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी की है। और यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय आप सब इस सैलाब की तबाही से जद्दोजहद कर रहे थे तो आपकी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन बहनों भाइयों, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आपका जम्मू कश्मीर में आकर हाथ पकड़ा था और जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की तुरंत एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सहायताएं थी। 578 करोड़ रुपए जिन लोगों के घर बार टूटे थे उसके लिए मुहैया कराए थे। लोगों की चिकित्सा दवा के लिए कोई संकट न पैदा होने पाए, उसके लिए 175 करोड़ रुपए अलग से मुहैया कराए थे। और मैंने भी यहां के मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपके स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में, जिसमें कि 90% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो वो केंद्र सरकार का होता है, मैंने उनको तुरंत इजाजत दी थी कि आप पूरी तरह से बेधड़क लोगों को राहत पहुंचाने में भी जो खर्च करना चाहते हैं आप वो खर्च करें। लेकिन मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, अभी हमारे जुगल किशोर जी हमको बतला रहे कि साहब यहां के लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित थे उनको जो फूड ग्रेन मिलना चाहिए, जो उनको अनाज मिलना चाहिए, वो अनाज तक नहीं मिला। जो कंपनसेशन की धनराशि मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे सरकार नाम की कोई जम्मू कश्मीर में कोई चीज ही नहीं। किसे सरकार कहते हैं? ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं होता है जिस सरकार का जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और ऐसी सरकार यहां चल रही है। लेकिन बहनों भाइयों, इस समय सारे हिंदुस्तान में जैसी हवा चल रही है, बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तो सचमुच आपको भी बधाई देना चाहता हूं। 6 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें आपने करिश्मा किया है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाकर आपने भारत की संसद में भेजा है। और आपने देखा कि उसके बाद जो जो चुनाव हुए हैं, अभी हाल में ही हरियाणा राज्य का चुनाव हुआ,
महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सरकार नहीं थी और लोग मानते भी नहीं थे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बन जाएगी। महाराष्ट्र में भी कभी भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लोगों का मानने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन आपने देखा कि दोनों स्थानों पर, हरियाणा और महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। और अब इस समय जम्मू कश्मीर और झारखंड, दो राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। मैं कहूंगा तो आप ये कहेंगे कि आप बीजेपी वाले हैं, आप तो जो बीजेपी के पक्ष की बात होगी वही बोलेंगे। मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारे प्रेस के मित्र यहां पर बैठे हैं, इस हकीकत को जानते होंगे। भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों राज्यों में चलने वाले विधानसभा चुनावों की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है, इस समय इन दोनों राज्यों में कोई पार्टी सबसे आगे यदि चल रही है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। यानी हमारी सरकार बनना पक्का है। लेकिन सरकारें तो इसके पहले भी बनती रही हैं। आपने तो बहुत सरकारें देखी हैं। कांग्रेस की सरकार देखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार देखी है, टीडीपी की सरकार देखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने कभी नहीं देखी। मैं कुछ मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने प्रेस के मित्रों से भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बात यदि गलत हो, आप अपने न्यूज़पेपर में, आप अपने अखबार के पन्नों पर उसे लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके उनसे झूठ बोलकर यहां से वो चले गए। मैं इस गलती को स्वीकार कर लूंगा, मैं क्षमा याचना कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग राजनीति करते हैं तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। क्या यह सच नहीं है? स्वतंत्र भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक, 98 से लेकर 2004 तक, महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी राजनेता ने कामयाबी हासिल की तो उस राजनेता का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। क्या यह सच नहीं है कि आज के 6 महीने पहले जो लगातार 10 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस कांग्रेस की सरकार के रहते हुए लगातार 10 वर्षों तक महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी था। यह सच है कि नहीं? कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में हर महीने 2 महीने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती थी? क्या यह सच नहीं है कि आजाद भारत का के सबसे बड़े घोटाले यदि किसी के शासनकाल में हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम, लाखों करोड़ रुपए के लिए हुए हैं, वह कांग्रेस के शासनकाल में हुए? लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पिछले 6 महीनों से हमारी सरकार आई है तो इस हिंदुस्तान में महंगाई के घटने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है? क्या यह सच नहीं है कि जब से हम लोगों की सरकार आई है हर महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आ रही है? क्या यह सच नहीं है कि भारत का मस्तक जब से हमारी सरकार आई है सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है? क्या यह सच नहीं है? क्या दुनिया के सभी देश के नेताओं की जुबान पर यदि किसी एक नेता का नाम है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नाम उनकी जुबान पर? और मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं, शायद यहां अखबारों में वो प्रकाशित हुआ था कि नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं।
लेकिन दिल्ली में हुआ था। बहनों भाइयों, मैं गया था चुनाव होने के, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है मई में, तो उसके 9 महीने पहले लगभग मैं अमेरिका गया। अमेरिका में गया, बहुत सारे हुक्मरानों से बातचीत हुई। वहां के कांग्रेस और सीनेट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है वैसे ही भारत में, वैसे ही वहां पर कांग्रेस और सीनेट होती। लोगों ने डिनर दिया, लंच दिया, बड़ी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह की। जब मैं चलने लगा तो उसमें सीनेट के एक संसद सदस्य ने अलग ले जाकर मुझसे पूछा, वो लगता है कि हम लोगों के सिंपैथाइजर थे, सहानुभूति रखने वाले। उन्होंने पूछा, अंग्रेजी में पूछा, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोगों को मालूम है कि आप श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है। तो मैंने कहा, हाँ चाहती जरूर। लेकिन क्या आपको यह नहीं मालूम है कि अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और उस अमेरिका ने ही नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया, वीजा नहीं दे रहा। मैंने कहा, मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो आपने किसी से चर्चा की ही नहीं और आप वापस आ रहे हैं। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा, देखो भैया, नरेंद्र भाई मोदी ने कभी भी अमेरिका आने की इच्छा व्यक्त की ही नहीं, तो फिर वीजा हासिल करने के लिए कोई दरख्वास्त देने का सवाल ही है। लेकिन दोस्तों, चलते चलते उनकी कान में एक बात और मैंने कह दी, धीरे से कह दी, भैया सुन लो, 8-9 महीने के बाद हिंदुस्तान की जनता ऐसे हालात पैदा कर देगी, यही तुम्हारा अमेरिका रेड कारपेट बिछाकर नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करेगा और यही आप लोगों ने टेलीविजन के सामने देखा। बहनों भाइयों, हम लोगों का मस्तक सारी दुनिया में उठा हुआ है। मान, सम्मान, स्वाभिमान, यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसीलिए जब मैं बैठा हुआ था और मुझे यह डोगरी पगड़ी जब पहनाई गई, तो मैंने कहा, चाहे जो जितनी भी तकलीफ हो जाए उनको मंजूर है, लेकिन इसे उतारूंगा नहीं, क्योंकि यहां की मान, सम्मान, स्वाभिमान की यह प्रतीक है, इसे कभी नहीं उतारूंगा। और यदि हमारे जुगल किशोर जी शर्मा जब डोगरी में बोलने लगे तो मैंने कहा, ये डोगरी में भी भाषण कर सकते हैं, तो क्या मैं डोगरी पगड़ी नहीं पहन सकता? बहनों भाइयों, केंद्र में सरकार बन चुकी है। मैं समझता हूं कि जब हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं तो राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होनी चाहिए। और आज जब मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर भाषण कर रहा हूं, 13 दिसंबर, शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि आज यही 13 दिसंबर के दिन 13 साल पहले 2001 में इस हिंदुस्तान की जमहूरियत का जो मंदिर है, भारत की संसद, और मैं तो कहता हूं केवल हिंदुस्तान की जमहूरियत का वह मंदिर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है और वह गुरुद्वारा है, वह भारत की संसद। और भारत की संसद पर आतंकवादियों ने किस तरीके से हमला किया था, सारे दिग्गज नेताओं को मार डालना चाहते थे, संसद सदस्यों को मार डालना चाहते थे, संसद का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। लेकिन आज यही के दिन हमारे सुरक्षा के जवानों ने अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर जमहूरियत के उस मंदिर की रक्षा की थी, यानी भारत के संसद की रक्षा की थी। वह शहीद हुए। आज सब सारे सुरक्षा के जवानों को जिन्होंने की जमहूरियत के मंदिर के रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, मैं शीश झुकाकर उन्हें जय हिंद बोलता हूं और उन्हें अपनी दिल की गहराइयों से अपनी अकीदत पेश करता हूं।
बहनों भाइयों, ये बात समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। बार बार भारत के द्वारा यह कोशिश हुई है, पड़ोसी पड़ोसी होता है, पड़ोसी के साथ हमको अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। बराबर हम लोगों ने कोशिश की। यहां तक कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल की लड़ाई के बाद भी दोस्ती के लिए पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाया। कुछ लोगों ने आलोचना की थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और जो आतंकवादी वारदात करते हैं, बड़ी संख्या में उनको पाकिस्तान अपने देश में उन्हें पनाह देने का काम करता है। हमारे नेता अटल जी कहा करते थे, दोस्त बदल जाता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। इसीलिए उनकी इच्छा थी कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। भरपूर कोशिश, लेकिन अपनी हरकतों से भाग नहीं आया। अभी हाल फिलहाल जो कुछ भी किया है, जो कर रहा है, वो आपको जानकारी है। आज के डेढ़ महीने पहले भारत पाकिस्तान की सरहद पर पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। सरहद पर रहने वाले हमारे 5 भारतीय नागरिक मारे गए। बहनों भाइयों, क्यों ही मुझे जानकारी मिली, मैंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल से यह पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि 5 जवानों को मार डाला, 5 हमारे भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की सेना ने मारा। मैंने पूछा कि हमारे जवानों ने क्या किया। उन्होंने कहा था, हम लोगों अब तक 16 बार उन्हें व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा दिखा चुके हैं। तो मुझे नहीं मालूम था व्हाइट फ्लैग क्यों दिखा। तो मैंने पूछा व्हाइट फ्लैग क्यों दिखा। उन्होंने कहा कि यह दिखाया जाता है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं और हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और यह कांग्रेस के समय से ही परंपरा चली आ रही। तो बहनों भाइयों, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और मैंने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कहा, अब हमको 17वीं बार व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाना है, बल्कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देना है। और जिस तरह हमारे भारत सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, तो यही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के सामने खड़े होकर त्राहिमाम करने लगा कि हमको बचाइए बचाइए बचाइए, हस्तक्षेप करिए हस्तक्षेप। मेरी समझ में नहीं आता कि जब जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, बराबर पाकिस्तान हारा, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अभी हाल फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है, वह भी हमारी नजर में है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर चीन के प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, पाकिस्तान ने इजाजत दी। मैं चीन को भी कहना चाहूंगा, हम अब आपके साथ भी बेहतर रिश्ते चाहते हैं, सबके रिश्ते बेहतर चाहते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए, सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, चिंता मत करना, अब भारत तुम्हारा यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत यह दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखने की यह जरूरत करेगा तो हमारे अंदर वह क्षमता है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। वैसे हिंसा और संघर्ष में हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया, आज भी नहीं। हम तो शांति चाहते हैं। बराबर भारत ने सारी दुनिया को शांति का संदेश दिया और यही चाहते हैं। और इसलिए बोले यहां स्वर्ग भी है, नर्क भी है, अब आप नर्क को स्वर्ग बना के जाइए। मैंने अब्दुल गनी जी को कहा है,